आज पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर अध्याय दूसरा, है ना। फर्स्ट ईयर 11th का, है ना। दूसरा अध्याय 11th फर्स्ट ईयर। हेडिंग है पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्टर्न सिटी वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। इंग्लिश में है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्टर्न कंट्रीज। समझ गए। अध्याय दूसरा देखिए आगे। यूरोप में सामाजिक विद्वानों के विकास में राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र की एक लंबे समय तक अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का एक लंबे समय तक प्रमुखता रही है ना। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का लंबे समय तक एक प्रमुखता रही है। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने या तो आर्थिक नियमों और सिद्धांतों के विकास में रुचि दी अथवा उनका ध्यान राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने पर केंद्रित रहा। जब यूरोप में आर्थिक अस्थिरता बहुत बढ़ गया तो अधिकांश विद्वान अपने अपने ढंग से अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को विवेचना करने में लग गए। इनके बाद ही भी 18वीं शताब्दी में अनेक दार्शनिक जैसे विचारों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि मनुष्य का आर्थिक और राजनीतिक जीवन एक बड़ी सीमा तक उसकी सामाजिक दशाओं, सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करने वाले नियमों और सामाजिक सिस्टम को, व्यवस्था को प्रकृति नेचर से प्रभावित होता है। नेचर से उसका सिस्टम व्यवस्था प्रभावित होता है। इस समय थॉमस हॉब्स ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था ही व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों और सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। हुगो पोर्टियस ने कुछ ऐसे सामाजिक नियमों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। जॉन लॉक रूसो को एक समाजशास्त्री है। जॉन लॉक रूसो ने एक और समाज, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की विवेचना की तथा दूसरी ओर यह स्पष्ट किया कि राज्य का प्रमुख कार्य सामाजिक जीवन को विकसित बनाना है, जब क्योंकि सामाजिक संगठन के बिना राजनीतिक जीवन को विकसित नहीं किया जा सकता है। सही बात है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के विद्वानों में का ध्यान समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए आगे अग्रसर हुआ है। इसके बाद भी सामाजिक जीवन से संबंधित अधिकांश विचार अपनी प्रकृति से मिलते जुलते थे। इसका आशय यह है कि इन विद्वानों ने सामाजिक जीवन को विकसित वास्तविकताओं के अध्ययन पर ध्यान न देकर उन बातों पर अधिक जोर दिया कि समाज के व्यवहार के विभिन्न नियम जिस तरह के होने चाहिए, सामाजिक जीवन किस प्रकार नैतिक बन सकता है, समाज के प्रति राज्य की नीतियों किस प्रकार की होनी चाहिए, अथवा यह कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म, प्रथा और राज्य की नीतियों का क्या योगदान हो सकता है। चिंतन हो जाने के बाद भी इसे सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन से अलग नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को, है ना। आगे देखिए। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में 19वीं शताब्दी का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में 19वीं शताब्दी का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। समझिएगा। फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने से दोनों से होने वाली राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल से यूरोप के विभिन्न देशों का सामाजिक ढांचा इतने तेजी से बदलने लगा कि अनेक विद्वान इस बदलते हुए सामाजिक ढांचे का अध्ययन समझने लगे। और सेंट साइमन का पहले विद्वान थे जिन्होंने सन 1824 में यह विचार रखा था कि राजशाही और सामंतवादी प्रथा की तुलना में राज्य
आज का समाज ढांचा इतना बदल चुका है कि इतना इतना व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए एक नए सामाजिक विज्ञान को विकसित करना अति आवश्यक है, जरूरी है ना। तो इस समय इनसे मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था तथा इस मध्यम वर्ग की ताकत में तेजी से वृद्धि होने के कारण परंपरागत सामाजिक व्यवहारों में भी तेजी से परिवर्तन सामने आने लगे थे। जो समाज कुछ समय पहले तक सामंतों और जागीरदारों के उच्च वर्ग तथा श्रमिकों के निम्न वर्ग जैसे दो भागों से विभाजित था, उसी समाज की वास्तविक शक्ति मध्यम वर्ग के हाथ में आने लगी थी। इन दशाओं में जेम्स मिल जैसे प्रमुख दार्शनिकों ने अर्थशास्त्री ने भी इंग्लैंड में यह महसूस किया कि शुरू कर दिया कि बदलती हुई दशाओं में एक ऐसे विज्ञान को विकसित करना चाहिए जिससे पूरे समाज को विभिन्न दशाओं का अध्ययन किया जा सके। 19वीं शताब्दी के विद्वानों में अगस्ट कॉम्टे ने भी अपने विभिन्न लेखों और पुस्तकों के द्वारा फ्रांस में एक सम्मानित स्थान बना लिया। मूल रूप से कॉम्टे एक शास्त्री थे, लेकिन उन्होंने जब सेंट साइमन और जेम्स मिल के विचारों को गंभीरता से ध्यान दिया किया तो एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की रूपरेखा बनाना शुरू कर दी जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों और सामाजिक कान में समझकर जीवन को अधिक प्रभावशील बनाना शुरू कर दिया और जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाना शुरू कर दिया। इसी आधार पर शुरू में उन्होंने अपने इस नए सामाजिक विज्ञान को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स का नाम दिया और अनेक लेखकों ने कॉम्टे के विचारों को लेकर जो टिप्पणी की उसे देखते हुए सन 1838 में कॉम्टे ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के नाम से संबोधित किया। सोशियोलॉजी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को भी अवलोकन, वर्गीकरण तथा विशेषीकरण के द्वारा एक वैज्ञानिक रूप समाजशास्त्र की स्थापना सन 1838 में कॉम्टे द्वारा की गई थी। समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में अगस्ट कॉम्टे के द्वारा की गई थी। इसी कारण कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। इसी कारण समाजशास्त्र में अगस्ट कॉम्टे को फादर इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अपने आरंभिक जो स्तर पर एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की रूपरेखा अधिक स्पष्ट नहीं हो सकी थी। अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे जिसमें सामाजिक प्रगति और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सके और इस प्रकार से समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का काम सबसे पहले फ्रांस के विद्वान इमाइल दुखीम ने किया। उन्होंने समाजशास्त्री पद्धति के लिए रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नाम से एक पुस्तक लिखकर यह बताया कि जिस तरह सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है उसमें धर्म समाज में श्रम विभाजन का भी विशेष योगदान रहा है। विज्ञान रूप दिया जा सकता है। शताब्दी में अंतिम वर्ष में जर्मनी में भी समाजशास्त्र को एक उपयोगी विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा, जहां टोनिज वान पिंग, निमेन, वोक्सेन, मॉक्स जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए निर्धारित करने की कोशिश की कि समाजशास्त्र में किन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जर्मन में मैक्स वेबर प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान किया और अनेक ऐसे विद्वानों की रचना की जिसकी सहायता से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। जल्द ही अमेरिका में भी समाजशास्त्र के प्रति लोग का रुचि बढ़ने लगा और सामाजिक अध्ययनों की जरूरत अधिक होने लगी। कारण है कि अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास बहुत तेजी से होने लगा और गिरीश सोरोकिन, जिमरमैन, पार्क बर्गिस, चार्ल्स कोली, मैकाइवर, पेज आदि ने, सदरलैंड, रेटफल्ड, मॉर्टन आदि ने कुछ समाजशास्त्री अमेरिका के बाद फ्रांस में भी 1889 में समाजशास्त्र की एक अलग सामाजिक विज्ञान की मान्यता देकर उन्होंने अलग अलग रूप से समाजशास्त्र के अध्ययन 1907 में शुरू कर दिया। आज यूरोप और अमेरिका में भी लगभग सभी देशों में समाजशास्त्र को प्रमुख रूप के विषय में माना जा रहा है। बस आज इतना ही।